प्रेम शुक्ला जी, 82% से मैं शुरू करना चाहती हूँ। 82% जो यादव वोट है वो अखिलेश यादव के। अभी भी पिछड़ों को अगर एनमास आपको अपनी तरफ करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, पिछड़ों में 76% गैर यादव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये CSDS के आंकड़े ही बयान कर रहे हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं कि 4% यादव 2004 में हमारे साथ था। आज 26% यादव लोकसभा चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में चाहे गैर यादव पिछड़ा हो या यादव पिछड़ा हो, इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में बढ़ जाता है। यही ट्रेंड जो है 2024 में भी रहेगा। और आप देखें, ये जो पिछले लोकसभा चुनाव में है वो सपा और बसपा का गठबंधन था, जो दलित और OBC का एक जमाने में 93 में जब ये गठबंधन हुआ था तो अपराजय हो गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व के कारण 2019 में इनके गठबंधन के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक मत प्रतिशत टोटल प्राप्त करती है, ये स्पष्ट संकेत है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारा जो मंत्र है वो जनता को स्वीकार है। ठीक है, घनश्याम जी आपसे पहले रिएक्शन, फिर रोहन जी से। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमत्कारिक नेतृत्व जिसकी वजह से सेंध इन्होंने इस क्षेत्र में भी मार दिया, और एक सच्चाई है, अर्बन अगली जातियां यही सिर्फ है बीजेपी। वो मिथ इन आंकड़ों के नजरिए से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। घनश्याम, नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातों को से जनता को बेवकूफ बनाने में माहिर है। तो अगर हम आंकड़ों को शुद्ध तरीके से, आप शुरू ही कर रहे हैं जनता को बेवकूफ कह के। जनता को भारतीय जनता पार्टी आपके सुनने का नजरिया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी जनता को बेवकूफ बनाने में माहिर है। और अगर आपको लगता है कि आप बेवकूफ, आपको नहीं बनाया गया है, तो आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए होंगे, आपके इर्द गिर्द प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार बन रहे होंगे, आपके आसपास के किसानों की आय डबल हो चुकी होगी, आपके आसपास हर व्यक्ति को घर मिल चुका होगा, हो सकता है कि 2-3% काला धन जो आया है वो भी आपका लाभ मिला होगा। नोटबंदी के बाद आपके आसपास सारे अमीर गरीब हो गए होंगे और सारे गरीब अमीर हो गए होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया गया, तो ये सब चीजें आपके आसपास हुई होंगी, क्योंकि ये सब चीजें तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी की कही हुई हैं। 2022 खत्म हुआ है, 2022 में ये सब चीजें हो जानी चाहिए थी। बहरहाल, चुनाव पे आते हैं। ये इस बार का इंडिया टुडे है। ये मैं इंडिया टुडे की कॉपी इंडिया टुडे में ही दिखा रहा हूं। लिखा है समृद्धि का सम्राट। मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र के कुबेर भी हो सकता था इसका टाइटल, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें OBC आरक्षण का लगभग प्रथम पेज पे डिटेल लिखा हुआ। इसमें ये कहते हैं कि अगस्त से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी कर रही थी, अगस्त से। तो इसका मतलब कि उस चुनाव में यह साजिश थी कि किस तरीके से 5 दिसंबर आते आते कोई ऐसा प्रयास किया जाए कि आरक्षण को हर लिया जाए। अब आपके आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग जमकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है। 3 करोड़ वोट अकेले अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को 2022 में मिले थे। इसके बावजूद, इन आंकड़ों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 125 सवर्णों को अपने विधायक के टिकट दिए। जो पार्टी ऊपर से नीचे तक सिर्फ ठाकुरों की, सामंतों की, सवर्णों की सोच को आगे करना चाहती है, आपके आरक्षण का हरण करना चाहती है, आपको बेवकूफ बनाकर ये वादा करती है कि किसानों की आय डबल करेगी, रोजगार देगी। क्या आपको लगता है कि इन आंकड़ों की बुनियाद पे 2024 में मजबूत रहेगी? वो बहुत कमजोर है। और इसका गवाही देता है आज का अखबार, जहां पर ये लोग कहते हैं कि अब इनके पास भगवान राम की शरण में जाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, जहां पर इनके हर वादे का राम नाम सत्य है हो चुका है। हर वादे का राम नाम सत्य हो चुका है। तो फिर रोहन गुप्ता जी, ऐसी परफॉर्मेंस क्यों है? क्योंकि ये कांग्रेस भी, हमेशा तमाम पार्टियां, एनालिस्ट भी यही कहते हैं, जो अगड़ी जातियां हैं उनकी पार्टी है, अर्बन वोटर है उनकी पार्टी है। लेकिन अब ये बता रहा है, ये धीरे धीरे जो इनका इजाफा हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का असर है कि अब जो पिछड़ी जातियां हैं, या इनकी स्कीम्स का असर, वो पिछड़ी जातियां भी बीजेपी की तरफ जा रही हैं? देखिए अंजना जी, जिस प्रकार से भाजपा की एक राजनीति रही, हम क्योंकि आज यूपी की बात करें तो उसी पे बात करेंगे। जब भी चुनाव आते हैं तब क्यों स्मशान कब्रिस्तान और 80-20 आ जाता है? क्यों? अगर किसी की सरकार है, अगर किसी ने काम किया है तो अपने काम के नाम पे वोट मांगे। अगर हम काम की बात करेंगे, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, तो इनके वादे हैं 2022 में जो उन्होंने किए थे, क्या क्या पूरे होंगे? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा था, किसान की आय दुगनी होने का वादा था, हर भारतीय को घर का वादा था, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी का वादा था, बुलेट ट्रेन का वादा था, और आखिरी वादा, कई बार ज्यादा हो जाता है,
एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का वादा था। ये 2022 के प्रधानमंत्री के वादे हैं, आज हम 2023 में खड़े हुए हैं। मुद्दा अंजना जी क्या है कि अगर बीजेपी को एक चीज मालूम है कि अगर सही मुद्दों पे, बेरोजगारी पे या महंगाई पे या मुख्य महिला सुरक्षा की, जो हम हाल देख रहे हैं दिल्ली में और क्या यूपी में क्या है, आज उनके जो डेप्यूटी सीएम है उनके पास क्या मुद्दा बच गया है कि राहुल गांधी की टी शर्ट की स्टडी करेंगे कि भाई उनको ठंडी क्यों नहीं लग रही है। तो ये जब मुद्दे पे हम राजनीति करेंगे तो बीजेपी का कमल का जो कीचड़ है वो साफ हो जाएगा और कमल मुरझा जाएगा। यही प्रयास हमारा है। जो भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो, नफरत की राजनीति को हटाने की बात हो। मुद्दे जनता के हैं, जो भी सरकार हो। मैं बोल रहा हूं अगर कांग्रेस की सरकार काम नहीं करती तो उसकी भी जवाबदेही है। आप 5 साल में अगर चुन के आते हैं, जिस वादों पे चुन के आते हैं, आप जनता को अपना अकाउंट दिखाइए, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए और फिर जनता को तय करना चाहिए कि उन मुद्दों पर काम नहीं किया तो उसको वोट ना दे। हमारा प्रयास यही है कि उसी मुद्दे पर जनता का ध्यान, कि जिससे डिवाइड एंड रूल की जो भाजपा की नीति है वहां से अगर ध्यान हटेगा तो मुझे विश्वास है कि नए साल में जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी और जनता के मुद्दे पर चुनाव होगा और जनता के मुद्दों पर चुनाव जीता जाए। ठीक है, काउंटर सवाल बहुत सारे हैं, बाद में आएंगे। संजय जी, अब आपके पास आते हुए आपने ये आंकड़े दिए हैं, समझा के एक तो उसको कॉन्टेक्स्ट में बताइए। और क्या रोहन जी और घनश्याम जी की बात, रोहन जी जो कह रहे हैं कि अंत में ये हिंदुत्व का मुद्दा उठा देते हैं, जिससे ये हिंदुत्व के नाम पर अगड़े पिछड़े सबको एक साथ अपने साथ कर लेते हैं, क्या ये सही है? अंजना जी, पहले मैं आंकड़ों की बात करूंगा। ये आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भाजपा जब से शासन में आई है 2014 के बाद, उनका एक प्रयास रहा है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, देश के चुनाव हो, कि ओबीसी मतदाताओं को कैसे अपनी ओर लाया जाए। ये आंकड़े ये बताते हैं कि यूपी में उसमें वो काफी हद तक सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरा जो ओबीसी कुनबा है, ओबीसी वोटर है, वो सब उनके साथ नहीं है। ओबीसी वोटरों में एक बंटवारा दिखाई पड़ता है। यादव अगर वोटरों की बात करें, वो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखते हैं, और जो नॉन यादव ओबीसी हैं उनका झुकाव बीजेपी की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2004 से अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें या 2007 के विधानसभा से 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो एक ये ट्रेंड दिखाई पड़ता है। दूसरा ट्रेंड, विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, जब राज्य में सरकार बनाने की बात होती है, तो यादव मतदाताओं का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद होती है कि जिस पार्टी का वो समर्थन कर रहे हैं शायद उस पार्टी की सरकार बने, इसलिए वो उस पार्टी के इर्द गिर्द गोलबंद होते हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वही मतदाता, उनमें से कई ऐसे मतदाता होते हैं जो विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा में वो उनका वोट बीजेपी की तरफ जाता है। और इसकी वजह, जो लोकसभा का चुनाव वो ज्यादा नेशनल इश्यूज पे केंद्रित हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी उसके एक बड़े फैक्टर हैं, जिसकी वजह से वही यादव मतदाता जिन्होंने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया, उनका वोट बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ यूपी में नहीं है, अन्य राज्यों में भी ये देखने को मिलती है कि गैर नॉन डोमिनेंट ओबीसी को अपनी ओर मोबिलाइज किया जाए। बिहार में भी ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी है, अन्य राज्यों में भी ऐसी स्ट्रैटेजी है, और ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी काफी हद तक इस स्ट्रैटेजी में सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है।